वेलकम फ्रेंड्स। हेलो एल्किन और हेलो एरीन्स टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे और उस टॉपिक में हम लोगों ने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम कई सारे वीडियोस को देख चुके हैं। मैं हल्का सा रिकॉल आपको कर देता हूं। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हेलो एल्किन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं एसएन रिएक्शन। ये दो टाइप की थी, SN1 SN2। आप अलग अलग वीडियोस में इसको देख चुके हो। उसके बाद जो उसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो थी इलिमिनेशन रिएक्शन, या जिसको हम बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। या ये भी दो प्रकार की होती है, E1 और E2। इसको भी आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हो। मेरे आप प्लेलिस्ट में आप जाकर के इन वीडियोस को क्रम से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर तीसरी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, मतलब हेलो एल्केन का जो रासायनिक गुण है उस पर अब हम लोग तीसरा गुण पढ़ने जा रहे हैं और उस गुण का नाम है रिडक्शन रिएक्शन, या जिसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया की स्टडी करने के बाद दो गुण और रह जाएंगे, इसको हम इसके बाद देखते हैं। हम लोग बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की, या जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान से समझिएगा, रिडक्शन रिएक्शन में आपको क्या समझना है कि ऐसे देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये तो एक पूरा का पूरा लेसन है 11th क्लास में। आप सभी लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा, उसकी डिटेल, उसकी बारीकियों पे नहीं जा रहे हैं। हम उन चीजों पे बात कर रहे हैं जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या याद रखना है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं कि वो रिडक्शन रिएक्शन है। वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन रिएक्शन। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, ये हमारे पास हेलो एल्केन है RX। हमने कहा इस पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। हाइड्रोजन गैस की बात नहीं हो रही है, यहां H की बात हो रही है, सिंपल H, नवजात हाइड्रोजन की बात हो रही है। और ये नवजात हाइड्रोजन मान लो हमने दो जोड़ दिए, तो किस तरह से जोड़ते हैं, ये जो R है ये H के साथ, ये जो RX है जिसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन, इसकी रिएक्शन ये 2H से होगी एंड फाइनली ये किस में बदल जाएगा, RH में बदल जाएगा। और ये जो X है ये किस रूप में निकल जाएगा, HX के रूप में। अब आप कहोगे ये 2H आया कहां से, ये तो समझ में आ गया, H का जुड़ना रिडक्शन। अब ये H आया कहां से, ये H जो भी देता है उसको हम बोलते हैं अपचायक पदार्थ, या जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अपचायक पदार्थ या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो H देते हैं। अब हमें रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे पढ़ने चाहिए। आपने देखो हाइड्रोकार्बन, जब हमने आपको बताया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उस दौरान हमने कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर के बात करी थी। वो रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप भूल गए हो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पर 7 रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहा हूं और सातों आप ऑन द फिंगर टिप याद रखिए, क्योंकि ये आपको बहुत जरूरी है और बार बार उपयोग करेंगे। देखिए, हाइड्रोजन की पैलेडियम की उपस्थिति, मतलब हाइड्रोजन स्लैश पैलेडियम, मतलब हाइड्रोजन गैस और उत्प्रेरक कौन सा है, पैलेडियम। ये किसका काम करता है, अपचायक का। ये हमारा पहला अपचायक है। दूसरा अपचायक क्या याद कर लीजिए, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, रेड फास्फोरस और HI, ये भी किसका काम करता है, अपचायक का, रिड्यूसिंग एजेंट का। अगर आपको ये भी याद नहीं रहता है तो आप एक तीसरा अपचायक याद कर रखे होंगे, LiAlH4, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप नाम सुन के लिख लीजिएगा कॉपी पे, ये भी अपचायक है। अगर मान लो ये भी भूल गए तो आप ये अपचायक याद कर सकते हैं, NaBH4, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी अपचायक है। अगर मान लो ये भी भूल गए तो एक और अपचायक है, Na+C2H5OH, ये भी एक अपचायक है। अगर ये भी भूल गए तो Sn+HCl, ये भी अपचायक है। अगर ये भी भूल गए तो Zn+HCl, ये भी अपचायक है। इनमें से कोई भी अपचायक आप यहां पर रख दो, कोई भी अपचायक। देखो, कोई भी अपचायक रखने का मतलब है, देखो हम अपनी रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, RX+2H, प्रेजेंस किसकी रख देंगे, हाइड्रोजन पैलेडियम, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, RH+HX। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। अगर आप दूसरा अपचायक यूज करना चाहते हो तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, RX+2H, इट कम्स फ्रॉम रेड फास्फोरस प्लस HI, और रिजल्ट क्या होगा, RH
प्लस HX, तो यहां पर भी हमको क्या मिल गया, एल्केन। तो इस तरह से जिस तरह हमने दो अपचायक लिखे हुए हैं, आप ये अपचायक, ये अपचायक, ये अपचायक, ये अपचायक, ये अपचायक, इनमें से कोई भी अपचायक का इस्तेमाल करोगे, हेलो एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर हमारा थर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। फिलहाल हम कम से कम ये अपचायक तो यूज कर ही ले, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और रेड फास्फोरस और HI, हम इनका उपयोग ज्यादा करेंगे। अगर हमें हेलो एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट करना है तो हम किस अपचायक को प्रमुखता से उपयोग करने वाले हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर रेड फास्फोरस प्लस HI। इसके अलावा भी इतने सारे लिखे हुए हैं, आप किसी भी अपचायक का यूज करके हेलो एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर हमारा थर्ड पार्ट या थर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी धातुओं के साथ अभिक्रिया, या जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, शॉर्ट में रिएक्शन किए, रिएक्शन विथ मेटल्स। देखिए धातुओं के साथ अभिक्रिया में हम लोगों ने 3 धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़नी है, ध्यान से समझिएगा। हम और भी आगे पढ़ें उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे हम 4 के साथ पढ़ सकते हैं, बट यहां पर चलिए 4 के साथ ही हम लोग पढ़ लेते हैं। 4 धातुओं के साथ हम अभिक्रिया पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, ध्यान से समझिएगा। 4 धातुएं कौन सी हैं, आप पहले वैसे लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। एक है सोडियम के साथ अभिक्रिया, जब हम सोडियम के साथ अभिक्रिया को पढ़ चुकेंगे फिर हम पढ़ेंगे जिंक के साथ अभिक्रिया, जब हम जिंक से पढ़ चुकेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, जब मैग्नीशियम भी पढ़ लेंगे तो फिर इससे पढ़ेंगे लेड के साथ अभिक्रिया। मतलब धातुओं के साथ अभिक्रियाओं में हम 4 धातुओं के साथ एक एक करके क्रिया करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम के साथ अभिक्रिया, और सोडियम के साथ अभिक्रिया जब होती है तो उस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स अभिक्रिया। ये लिखी हुई है वुड्स अभिक्रिया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कई बच्चे इसको हाइड्रोकार्बन में एल्केन के दौरान पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए आप देख लें कि जो RX है मींस जो हेलो एल्केन है, उसको हम क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, और प्रेजेंस किसकी लेते हैं, ईथर। ये सॉल्वेंट का काम करता है, विलायक का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो हेलो एल्केन है उसके 2 अणु यूज होते हैं। ये हमने RX लिखा है, इसका मतलब ये 2 अणु हैं, और ये 2 अणु किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम के साथ, और ये निकल जाता है और R और R आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस क्या बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaX, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमने क्या बना लिया, एल्केन। और इस एल्केन में जो कार्बन की संख्या है वो इसकी तुलना में डबल हो गई। देखो ये 1 R था, अब यहां पे कितने हो गए, 2 R हो गए। आप इसको एक उदाहरण से और देख लीजिए, जैसे हमने क्या दिया CH3Cl, हमने इसको लिया क्लोरोमेथेन, और इसकी रिएक्शन किससे कर दी, सोडियम के साथ कर दी, तो ईथर विलायक की हमने उपस्थिति ले ली, तो रिजल्ट क्या होगा, क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, और रिजल्ट क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl। आप ऐसे और भी उदाहरण ले सकते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं, CH3 CH2 Br, इसको बोलते हैं ब्रोमोएथेन। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। कॉपी पे जो लोग लिख रहे हूं उनके लिए बता रहे हैं। 2 मोल्स ऑफ Na लिया प्लस Br CH2 एंड CH3 लिया, ब्रोमोएथेन लिया 2 अणु, क्या निकल गया 2NaBr। प्रेजेंस किसकी है, ईथर की, और हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, CH3 CH2 एंड CH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaBr, और ये जो पदार्थ बना है इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, तो हमारा जो डिटेल डिस्कशन है, देखो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा वुड्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी लैंग्वेज लिखना सीखते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी कि जब हेलो एल्केन को ईथर विलायक की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिकृत कराया जाता है तो हमें एल्केनों की प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया में बनने वाली एल्केन में कार्बन की संख्या हेलो एल्केन में उपस्थित कार्बन की तुलना में 2 गुनी होती है। अतः इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाने में किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज हमने बोली है, आप वीडियो को रिपीट करके सुन लीजिएगा। हेलो एल्केन RX की क्रिया ईथर विलायक
की उपस्थिति में सोडियम धातु से करेंगे तो एल्केन की प्राप्ति होती है। इस एल्केन में जो कार्बन की संख्या है वो हेलो एल्केन में उपस्थित कार्बन की तुलना में 2 गुनी है। आप देखो यहां 1 था तो यहां 2 बन गया, यहां 2 था तो यहां कितना बन गया 4। इस अभिक्रिया का उपयोग कब करते हैं? सम संख्या वाली एल्केन बनाने में, सम संख्या वाली एल्केन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम आपसे बोले कि हमें एथेन बनाना है, एथेन मतलब 2 कार्बन मतलब C2H6 बनाना है, बन जाएगा। हमने कहा ब्यूटेन बनाना है C4H10, ये भी बन जाएगा। मगर हमने बोला क्या वुड्स अभिक्रिया से हम प्रोपेन बना सकते हैं? हमारा क्वेश्चन है क्या वुड्स अभिक्रिया से प्रोपेन बना सकते हैं? तो हमें प्रोपेन वुड्स अभिक्रिया से नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रोपेन बनाया तो जा सकता है मगर इसके साथ कुछ इंप्योरिटी भी आ जाती है। इसकी वजह से हमें ऑड नंबर बनाने के लिए वुड्स अभिक्रिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? उसके लिए आप इसके बाद में एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि क्या चीज क्यों यहां पर हम विषम संख्या की एल्केन वुड्स अभिक्रिया से नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप करिएगा तो आपको वुड्स रिएक्शन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं। ठीक है, देखिए वुड्स अभिक्रिया पर अगर हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हमारा वो जो डाउट्स था वो क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि मेथिल क्लोराइड, आप पहले तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, इसका सोल्यूशन में लिखते जा रहा हूं। देखो मेथिल क्लोराइड का मतलब होता है CH3Cl, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोमेथिल या फिर मेथिल क्लोराइड, एक ही नाम है, मेथिल क्लोराइड। और क्या बोल रहा है? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का भी फॉर्मूला आपको पता है, 2 कार्बन होते हैं CH3CH2Cl, इसका नाम क्या होता है? एथिल क्लोराइड। आपसे कहा जा रहा है इन दोनों का हमने मिक्सचर ले लिया, मतलब थोड़ा सा मेथिल क्लोराइड ले लिया, थोड़ा सा एथिल क्लोराइड ले लिया। अब थोड़ा सा लेने का मतलब एक अणु और एक अणु से नहीं है, थोड़ा सा का मतलब है मान लो 1 ड्रॉप भी लिया होगा, 1 बूंद भी लिया होगा तो लाखों करोड़ों अणु उसमें मौजूद होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि अगर हमने 1 मोल सब्सटेंस लिया हुआ है तो 1 मोल सब्सटेंस में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अगर मिक्सचर लिया है तो इस मिक्सचर में ढेर सारा अणु किसका है? मेथिल क्लोराइड का है। ढेर सारा अणु किसका है? एथिल क्लोराइड का। आगे बोला जा रहा है कि मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड के मिश्रण की क्रिया ईथर विलायक की उपस्थिति में जब हम सोडियम धातु से करते हैं तो ईथर विलायक सोडियम धातु और एल्किल हैलाइड की क्रिया मतलब वुड्स अभिक्रिया करानी है तो आपने वुड्स अभिक्रिया तुरंत लगा दी। आपने मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम धातु से करा दी, रिएक्शन आपने करना सीखा था जस्ट पहले, तो आपने NaCl निकाल दिया और उपस्थिति हमने किसकी ली है? ईथर की ली है। हमारा NaCl तो निकल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaCl तो निकल जाएगा। 2 मोल्स NaCl निकलने के बाद जो हमारा उत्पाद बनेगा उस उत्पाद में कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे। खुद से चेक करो, यहां 1 था, इसका डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 कार्बन की एल्केन का नाम क्या हो जाएगा? इथेन। तो 1 तो बन गया हमारा इथेन। अब थोड़ी देर के सोचो, हमारे मिक्सचर में अकेला मेथिल क्लोराइड तो है नहीं है, एथिल क्लोराइड भी है। तो अगर सपोज दैट एथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम करा दें और एथिल क्लोराइड की जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? सोडियम के साथ, विलायक कौन सा लेंगे? ईथर लेंगे। तो यहां पर हमारा रिजल्ट क्या होगा? यहां पर भी क्या निकल जाएगा? 2 मोल्स ऑफ NaCl निकल जाएगा और यहां पर 2 कार्बन की जगह कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि डबल हो जाती है संख्या और 4 कार्बन की एल्केन कौन सी हो जाएगी? CH2 एंड CH3, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन। इससे क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। मगर ये तो ठीक है, एक उत्पाद तो यहां बन गया एथेन और एक उत्पाद क्या बन गया? ब्यूटेन। एक उत्पाद क्या बन गया? एथेन, और एक उत्पाद क्या बन गया? ब्यूटेन। मगर चूंकि मिक्सचर है, मिक्सचर में मेथिल क्लोराइड का भी मॉलिक्यूल है और एथिल क्लोराइड का भी मॉलिक्यूल है। तो मेथिल ने मेथिल से रिएक्शन करी, एथिल ने एथिल से रिएक्शन करी, यहां तक तो ठीक है। बट यहां पर मेथिल क्लोराइड की क्रिया एथिल क्लोराइड से भी तो हो सकती है। अगर मेथिल क्लोराइड की क्रिया एथिल क्लोराइड से होगी तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? CH3Cl की रिएक्शन 2Na से होगी, मतलब मेथिल क्लोराइड की क्रिया अब एथिल क्लोराइड के साथ कंबाइन करा रहे हैं। तो एथिल क्लोराइड के साथ जब कंबाइन कराएंगे तो NaCl इसमें भी निकलेगा। विलायक कौन सा है? ईथर है।
क्या निकल जाएगा, 2NaCl निकल गया। मगर जो रिजल्ट आएगा उसमें एक कार्बन यहां और 2 कार्बन यहां, मतलब हम लोगों को 3 कार्बन की एल्केन की प्राप्ति होगी और 3 कार्बन की एल्केन का नाम क्या होगा, प्रोपेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वुड्स अभिक्रिया का उपयोग करके प्रोपेन बना सकते हैं। मगर जब भी हम प्रोपेन बनाएंगे तो हमें 2 डिफरेंट टाइप के हेलो एल्केन्स लेने पड़ेंगे, और जब हम 2 डिफरेंट टाइप के हेलो एल्केन्स लेंगे तो उसमें अकेला प्रोपेन नहीं बनेगा, बल्कि उसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर ब्यूटेन भी बनेगा और इथेन भी बनेगा। इसलिए उन बाई प्रोडक्ट्स के बनने की वजह से हम कोशिश करते हैं कि ऑड कार्बन नंबर वाली हम एल्केन का निर्माण वुड्स अभिक्रिया से ना करें। जब भी हमें इवन नंबर का निर्माण करना पड़ेगा तो हमें 1 लेंगे तो 2 का बनेगा, 2 लेंगे तो 4 का बनेगा, 3 लेंगे तो 6 का बनेगा, 4 लेंगे तो 8 का बनेगा। मतलब वहां पर बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि सिमिलर टाइप के जब हेलो एल्केन्स लेते हैं तो वुड्स अभिक्रिया के दौरान कोई बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनता है, उसमें केवल एक ही टाइप का एल्केन बनता है। और ये वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन है कि इससे नंबर 1 हमें ऑड कार्बन नंबर वाली एल्केन का निर्माण नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस रिएक्शन से हम वुड्स रिएक्शन से मीथेन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन है, इसलिए उसका निर्माण भी हम इससे नहीं कर पाते। तो आई थिंक आपको ये वुड्स अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी धातु के साथ अभिक्रिया, और दूसरी धातु के साथ अभिक्रिया कौन सी है वो हम इसके बाद देखिए। दूसरी धातु के साथ हम लोग रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। अभी हमने सोडियम धातु के साथ रिएक्शन पढ़ी, तो आपने उस रिएक्शन को बोला वुड्स रिएक्शन, उसको आपने डिटेल में समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं जिंक धातु के साथ रिएक्शन, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन, या जिसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, काफी बोर्ड में पूछी जाती है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या चीज होती है, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया क्या होती है, इसको पढ़ने से पहले हमें जिस टॉपिक को आना चाहिए उस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, या जिसको बोलते हैं कार्बधात्विक यौगिक। यहां देखिए, जो धातु है, धातु कोई भी हो सकती है, धातु है, अगर मान लो हमने ले लिया लिथियम धातु है, अगर वो कार्बन के साथ अटैच है तो हम क्या बोलते हैं कि ये धातु कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, धातु कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे यौगिक जिसमें धातु और कार्बन आबंध उपस्थित होता है, ऐसे यौगिकों को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। इनके हम उदाहरण लिख रहे हैं। देखो आर लिख रहा हूं मैं, आर मतलब एल्किल, एल्किल मतलब कार्बन, तो आर हमने कार्बन ना लिख करके मैं आर लिखा हुआ है इस तरह से, आर एल आई। इसका नाम क्या हो गया, एल्किल लिथियम। इसका नाम क्या है, एल्किल लिथियम। ठीक है, ये हमारा कार्बधात्विक यौगिक है। आप देखो, आपने नाम सुना भी होगा RMgX, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये हमारा कार्बधात्विक यौगिक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ा भी रहे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये क्यों है कार्बधात्विक, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम है, धातु है, ये कार्बन मींस एल्किल ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो यहां पर ये भी कैसा है, यौगिक है, कार्बधात्विक यौगिक है। आप देखिए R2ZN, इसको क्या नाम होगा, 2 एल्किल हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, डाई एल्किल जिंक। ये भी कार्बधात्विक यौगिक है। R2CuLi, इसको बोलते हैं डाई एल्किल क्यूप्रिक लिथियम। ठीक है, ये भी हमारा कैसा है, कार्बधात्विक यौगिक है। और उसके बाद हम एक और नाम ले लें, C2H5 का होल 4, C2H5 का होल 4 Pb। आप देखो इसमें ये कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है, लेड धातु के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बधात्विक यौगिक। फिलहाल इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा मतलब टी, एथिल मतलब ई, और लेड मतलब पीबी। ठीक है, सॉरी, लेड मतलब एल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड को हम क्या बोलते हैं, टेल। इस टेल के बारे में आपको जानकारी भी होगी कि जो टेल है वो हम पेट्रोल में मिलाते थे। ठीक है, पेट्रोल में मिलाने से जो पेट्रोल का जो नॉकिंग है, पेट्रोल जब इंजन में जलता है तो उससे मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग। और उस नॉकिंग को ये कम करता है, मतलब पेट्रोल की क्वालिटी को इंक्रीज कर देता था। इसलिए हम पहले पेट्रोल में जिस सब्सटेंस को मिलाते थे वो अपस्फोटन रोधी पदार्थ, या जिसको हम बोलते हैं एंटी नॉक एजेंट, इसको बोलते हैं अपस्फोटन रोधी पदार्थ
या जिसको बोलते हैं एंटीनॉक एजेंट के रूप में हम किसको मिलाते थे? टेल को मिलाते थे। ठीक है, मिलाते थे वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्यों मिलाते थे? क्योंकि इससे पेट्रोल की क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ जाती थी। पेट्रोल जब इंजन में जलता था तो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं होता था, पेट्रोल की क्वालिटी तो बढ़ती थी, साथ में इंजन की लाइफ भी बढ़ जाती थी, इसलिए हम इसमें टेल मिलाते थे। मगर टेल मिलाने से लेड का इमिशन होता है। लेड धातु जब निकलती है तो ऐसी सिचुएशन में लेड पॉइजनिंग, वातावरण में पोल्यूशन होता है, लेड वातावरण में अगर आ जाता है और सांस के द्वारा अगर हम उसको इनहेल करते हैं तो कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल पर कई जगहों पर लिखा रहता है लेड फ्री ऑयल, मतलब लेड मुक्त पेट्रोल या शीशा रहित पेट्रोल। तो शीशा या लेड एक ही चीज है। तो यहां पर हम लेड को क्यों अवॉइड कर रहे हैं, टेल को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि उससे लेड इमिशन होता था और पोल्यूशन की वजह से दुनिया भर की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, बीमारियां उत्पन्न हो रही थी। तो वर्तमान में हम टेल की जगह अब हम क्या यूज करने लगे हैं? BTX का यूज करने लगे हैं। बेंजीन, टोल्यूइन एंड ज़ाइलीन का जो मिक्सचर है वो एंटीनॉक एजेंट की तरह ही काम करता है और हम इसका उपयोग करने लगे हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आपसे पूछा जाता है विकल्प के तौर पर कि कार्बोधातुक यौगिक क्या होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और धातु के बीच आबंध मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोधातुक यौगिक। विकल्प में आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आपको ऑब्जेक्टिव में देखना है कि किसमें कार्बन और धातु के बीच में आबंध रहता है, तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जो फेमस एग्जांपल है वो हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, RLi एल्किल लिथियम, RMgX जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड विकर्मक। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यही वाला है जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड विकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके लिए, इस खोज के लिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की खोज के लिए इनके साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, डाई एल्किल जिंक, डाई एल्किल क्यूप्रिक लिथियम, टेट्रा एथिल लेड, ये सारे के सारे कौन से पदार्थ हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इनमें से जो उपयोगी पदार्थ है, जो जीके जनरल नॉलेज के वनडे एग्जामिनेशन में खूब पूछा जाता है, उसका नाम है टेल, और टेल के अंतर्गत हम लोग ये सब चीजें बता चुके हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं जिंक धातु के साथ रिएक्शन की, जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलिन अभिक्रिया। जिंक धातु में अभिक्रिया में देखिए कि जब हम हेलो एल्केन को RX को जिंक धातु के साथ ट्रीट करते हैं, जिंक धातु के साथ अभिकृत करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें रिजल्ट के तौर पर क्या मिलता है? R2Zn मिलता है और साथ में क्या निकल जाता है? ZnX2। ये R2Zn मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डाई एल्किल जिंक। क्या मिलता है? R2Zn, जिसको हम बोलते हैं डाई एल्किल जिंक। साथ ही साथ देखिए यहां पर अगर हम इसके एग्जाम्पल ले, CH3 CH2 Br, हमने यहां लिया ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन। इस पर हमने जिंक धातु के साथ रिएक्शन करी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। हमारा रिजल्ट क्या आया? C2H5। हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे, C2H5 होल ट्वाइस Zn। इसका नाम क्या हो गया? डाई एथिल जिंक। और साथ में क्या बन गया? ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड। तो ये हमारी जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है? फ्रैंकलिन रिएक्शन। आपसे नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है, फ्रैंकलिन अभिक्रिया का शॉर्ट नोट लिखो। आपका आंसर क्या होगा कि जब हम हेलो एल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ अभिकृत करते हैं तो हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डाई एल्किल जिंक प्राप्त होता है, कार्ब धातु यौगिक डाई एल्किल जिंक प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन रिएक्शन। ये उसका जनरल एग्जाम्पल है और ये उसका एक पार्ट है, एग्जाम्पल ही है ये। इसमें R लिखा है, ये जनरल एग्जाम्पल कहलाता है। इसमें R का वैल्यू रखा है, आप एथिल की जगह मेथिल ले सकते थे या कुछ और ले सकते थे। ये जो डाई एल्किल जिंक है ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका आगे यूज हम अगली क्लासेस में या आने वाली क्लासेस में, आने वाले वीडियोस में हम सीख लेंगे कि डाई एल्किल जिंक किस तरह से इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो इस तरह हमने सोडियम धातु के साथ रिएक्शन पढ़ ली और जिंक धातु के साथ रिएक्शन पढ़ ली। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन किस तरह से होती है। तो हम अब बात करते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत उपयोगी रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, उस उत्पाद का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
इसलिए हमने इस हेडिंग को इस रूप में भी लिखा हुआ है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संश्लेषण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का संश्लेषण किस तरह से होता है, उसके लिए आप रिएक्शन को देखिए कि जब हम हेलो एल्केन को मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर विलायक की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं, ईथर विलायक की जगह हम यहां पर लिखेंगे शुष्क ईथर। शुष्क ईथर विलायक की उपस्थिति में जब हम अभिकृत कराते हैं किसको, हेलो एल्केन को मैग्नीशियम के साथ, तो हमको मिलता है RMgX, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इस कंपाउंड का नाम होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अब एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। अगर हमने लिया CH3 CH2 Br, सॉरी यहां पर हमें X की जगह देखो X हेलो ग्रुप है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी हो सकता है, बट हमें यहाँ पर आयोडो लेना चाहिए क्योंकि आयोडो एल्केन लेने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में यील्ड अच्छी आती है, उत्पाद ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है और बेहतर रिएक्शन होती है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम आयोडो एल्केन का यूज करें। फिलहाल इस कंपाउंड का नाम क्या है, आयोडो एथेन। तो हमने आयोडो एथेन को मैग्नीशियम धातु के साथ अभिकृत कराया, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत कराया। तो हमको जो रिजल्ट मिला उसका नाम क्या था, CH3 CH2 MgI। इसका नाम क्या हो गया, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड मिला, और ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही है। तो इस तरह से ये हमारी मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन है कि जब हेलो एल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिकृत करते हैं तो हमें एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की प्राप्ति होती है। अब ध्यान से समझिए ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इस कंपाउंड से ढेर सारे कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं, ईस्टर बना सकते हैं, इवन जो भी आप सोचते हो बहुत सारे कंपाउंड्स का निर्माण ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से किया जा सकता है। ये खोज उस समय की एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी और इस खोज के लिए इनके खोजकर्ता विक्टर ग्रिग्नार्ड को उस समय नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत उपयोगी रिएक्शन है, इसका हम बहुत उपयोग करने वाले हैं। और फिलहाल इस यहां पर जो है वो हमारी मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास धातुओं में केवल एकमात्र धातु बची हुई है, लेड धातु। तो लेड धातु से किस तरह से रिएक्शन होती है, आइए लेड धातु के साथ हम रिएक्शन को देखते हैं। देखिए लेड धातु के साथ हम सीधी रिएक्शन को नहीं करा रहे हैं, हम यहां पर लेड की जगह पर कौन सी धातु ले रहे हैं, सोडियम लेड मिश्र धातु यूज कर रहे हैं, एलॉय यूज कर रहे हैं। मतलब लेड को सोडियम के साथ मिक्सअप किया हुआ है, तो हमने क्या बोलेंगे, सोडियम लेड मिश्र धातु। ठीक है, देखिए एक हमारा इसमें क्वेश्चन छूट रहा है, मैं इस टॉपिक को लेने के ठीक बाद एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर दूंगा, वो आपका ज्यादा बेहतर हो जाएगा। देखो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया। तो जब हम एल्किल हैलाइड को RX को सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ अभिकृत करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमको एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम होता है R4Pb प्लस 3Pb एज इट इज निकल आएंगे और 4 मोल्स ऑफ NaX बन जाएगा। ये जो R4Pb है, R4 जो Pb है उसको हम क्या पढ़ते हैं, टेट्रा एल्किल लेड। ये भी एक ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड ही है। हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हमने 4 मॉलिक्यूल लिए C2H5I जिसको हम बोलते हैं आयोडोएथेन, और उसको हमने सोडियम लेड एलॉय के साथ मिश्र धातु के साथ हमने अभिकृत कर दिया। हमने क्या देखा, हमारा रिजल्ट क्या बना, C2H5 का होल 4 Pb प्लस 3Pb प्लस 4 मोल्स ऑफ NaI, ये बन गया। ये जो कंपाउंड बना इसका नाम था टेट्रा एथिल लेड। क्या बन गया ये, टेट्रा एथिल लेड, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेल। और आपको हमने टेल का अभी अभी उपयोग बताया है कि टेल का उपयोग हम कहां करते हैं, पेट्रोल में मिलाया जाता था अपस्फोटन रोधी पदार्थ के रूप में। तो यहां इस तरह से हम टेल का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारी 4th रिएक्शन थी। अब यहां पर हमें एक क्वेश्चन जो हम पे छूट गया था वो हम यहां पे बता दें कि जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक
के निर्माण में शुष्क ईथर का उपयोग क्यों करते हैं? शुष्क ईथर लिखा था ना हमने, शुष्क ईथर का उपयोग क्यों करते हैं? तो आंसर समझ लीजिए, जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु से करते हैं तो यहां पर हम क्या लेते हैं? शुष्क ईथर। तो हमको क्या मिल जाता है? RMgX। ठीक है, अगर यहां पे लिखेंगे हम, यदि हम शुष्क ईथर ना लें तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वो ईथर में उपस्थित मॉइस्चर, देखो शुष्क नहीं होगा तो नम होगा, और नम होगा तो मतलब नमी होगी, मतलब वाटर होगा, तो वो नमी के साथ रिएक्शन करके किस में बदल जाएगा? एल्केन में बदल जाएगा। इसलिए हम ईथर को शुष्क लेते हैं, ड्राई लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आपसे पूछा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में हम शुष्क ईथर का उपयोग क्यों करते हैं? आपको आंसर देना है कि हेलो एल्केन की रिएक्शन जब मैग्नीशियम की साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। यह एक महत्वपूर्ण कार्ब धातुओं के यौगिक है। यदि हम इस प्रक्रिया में शुष्क ईथर न लें तो ईथर में उपस्थित जो नमी है उसके साथ बनने वाला उत्पाद क्रिया करके एल्केन का निर्माण कर लेगा और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो हम रोकना चाहते थे, जो हम बनाना चाहते थे, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए हम इस अभिक्रिया में शुष्क ईथर का उपयोग करते हैं। आई थिंक आपको अपचयन अभिक्रिया क्लियर हो गई होगी और धातुओं के साथ अभिक्रिया क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बेंजीन के साथ अभिक्रिया को और पढ़ लेते हैं, जिससे आपका ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी वो क्लियर हो जाए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाइए और इसको अच्छे से पेन कॉपी लेकर के नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। लॉकडाउन का समय पता नहीं कितने समय तक आगे बढ़ जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से शुरुआत से देखिए। आप लोगों को मेरे पिछले वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस की क्वालिटी को आप अपने अनुरूप बदल सकते हैं, जिससे आप कम डेटा में ज्यादा वीडियो देख सकते हैं। अच्छे से वीडियो देखें, घर पर रहें, और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।